दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, पंजाब कांग्रेस को लगा जोरदार झटका, पार्टी के 4 बड़े नेता बीजेपी में हुए शामिल। आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए उसके 4 वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बीजेपी में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल हुए इन नेताओं में राजकुमार वेरका, बलबीर सिंह सिद्धू, सुंदर शाम अरोड़ा और गुरप्रीत सिंह कांगड़ा शामिल हैं। बरनाला से कांग्रेस के पूर्व विधायक केवल ढिल्लो और श्रोमणी अकाली दल के पूर्व विधायक स्वरूप चंद सिंगला तथा मोहिंदर कौर जोश ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। वे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सुनील जाखड़ और मनजिंदर सिंह सिरसा की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। अगली बड़ी खबर, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया जामा मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान, धारा 144 लागू। आपको बता दें कि कर्नाटक के मांड्या जिले में जामा मस्जिद की परिसर के पास हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद परिसर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद से पूरे इलाके में तनाव है। प्रशासन ने एहतियातन जामा मस्जिद परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों के मुताबिक वो विवादित मस्जिद के 1 किलोमीटर के दायरे में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने पुलिस बल को तैनात कर दिया है। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। श्रीरंगपटना तालुक में आने वाली जामा मस्जिद के बाहर पुलिस ने बैरिकेड्स भी लगा दिए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस की 5 टुकड़ियों और अन्य सुरक्षा बलों को इलाके में तैनात किया गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने प्रशासन को इस मामले में सावधानी बरतने का निर्देश जारी कर दिया है। गृह मंत्री के आदेश के बाद प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है। 3 जून दोपहर 3 बजे से लेकर 5 जून दोपहर 12 बजे तक पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत उस इलाके में किसी भी तरीके की सार्वजनिक सभा प्रतिबंधित है। गौरतलब है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 20 मई को मांड्या जिला आयुक्त को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर जामा मस्जिद का भी सर्वेक्षण कराया जाए। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों का दावा है कि जामा मस्जिद पहले हनुमान मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बना दी गई। हिंदू संगठनों ने जामा मस्जिद तक श्रीरंगपटना चलो मार्च निकालने का आह्वान किया था। मार्च को लेकर उन्होंने अधिकारियों से अनुमति भी मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बावजूद भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल विरोध मार्च निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल इसको लेकर अब धारा 144 लागू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, धारा 144 लागू होने के बाद भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने निकाली मोटरसाइकिल रैली और किया हनुमान चालीसा का पाठ। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के श्रीरंगपटना चलो अभियान के आह्वान के बाद कर्नाटक के मांड्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। इसके बाद भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिले के श्रीरंगपटना शहर में जमकर प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए मस्जिद के पास के एक मंदिर में हनुमान चालीसा और राम भजन का पाठ किया। इस दौरान उन्होंने जामा मस्जिद को हिंदुओं को लौटाने की मांग करते हुए दावा किया है कि जामा मस्जिद पहले हनुमान मंदिर था, जिसे 18वीं शताब्दी के शासक टीपू सुल्तान द्वारा गिराकर मस्जिद बना दिया गया था। गौरतलब है कि कर्नाटक में विश्व हिंदू परिषद के श्रीरंगपटना चलो के आह्वान के बाद शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के इस ऐलान के बाद जिला प्रशासन ने शुक्रवार शाम से लेकर रविवार सुबह तक के लिए शहर में कर्फ्यू लगा रखा है। इसके बावजूद भी धारा 144 का उल्लंघन करते हुए शनिवार को बड़ी संख्या में हिंदू कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भगवा झंडा लेकर जय श्री राम के जमकर नारे भी लगाए। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोग इसके लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और मस्जिद हिंदुओं को सौंपने का निर्देश देने की मांग करेंगे। प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी शिकायतों से एएसआई को अवगत कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर, उड़ीसा में सभी मंत्रियों ने दे दिया इस्तीफा, आज नए मंत्री लेंगे शपथ। आपको बता दें कि उड़ीसा में शनिवार को कैबिनेट फेरबदल का ऐलान कर दिया गया है। इसके मद्देनजर राज्य कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आज नए मंत्री शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक सभी मंत्रियों की जगह अब नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। हालांकि उन चेहरों के नामों की जानकारी अब तक नहीं दी गई है। ऐसे में आज राजभवन में ही उनके बारे में पता चल जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आज नए मंत्री शपथ लेंगे।
अगली बड़ी खबर, आखिर कैसे निकलेगा ज्ञानवापी का हल, मौलाना मदनी ने कर दिया बड़ा खुलासा। ये आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने एबीपी न्यूज के कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अयोध्या, मथुरा, काशी पर बेबाकी से बातचीत की। उन्होंने ज्ञानवापी पर भी खुलकर तीखे सवालों पर जवाब दिए। मदनी ने कहा कि ज्ञानवापी के मामले को सुलझाने के लिए सही तरीका अपनाया जाए। ये मुद्दा या तो कोर्ट से हल होगा या फिर समझौते से हल होगा। कोई तीसरी ऐसी चीज नहीं है कि जिससे यह मामला सुलझ जाए। उन्होंने कहा कि समझौता ही सबसे अच्छी बात होगी। हम मीडिया में, सड़क पर इसकी चर्चा नहीं करेंगे। क्या मुसलमान मथुरा, काशी हिंदुओं को दे सकते हैं? इस सवाल पर मौलाना मदनी ने कहा कि समझौते को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। समझौता हो जाए इससे बेहतर कोई बात नहीं है। कुछ हमारा रोल होगा तो उसके लिए हम आगे आ सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी राष्ट्रीय मामला नहीं है। मदनी ने कहा कि यह अच्छी पहल हो सकती है। हमने अयोध्या का फैसला स्वीकार किया। बहस को बढ़ाना एकदम सही नहीं है। क्या मुल्क में इस पर सियासी लड़ाई हो रही है? इस सवाल पर मदनी ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सियासी लड़ाई है, पर कुछ लोगों के लिए नहीं। आप किस पार्टी के साथ हैं? मौलाना मदनी ने इस सवाल पर कहा कि राजनेताओं से अब भरोसा उठ गया है। लोगों को सभी ने बेवकूफ बनाया है। मदनी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जिस टोन में बात करते हैं वो ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी पार्टी में नहीं जाना चाहते। किसी भी पार्टी के खिलाफ लामबंद नहीं की जानी चाहिए। हर पार्टी में मुसलमान को होना चाहिए। किसी को हराने के लिए किसी के भी साथ में इकट्ठा होना पूरे तरीके से गलत है। अगली बड़ी खबर, मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा के बाद लोकसभा का भी नहीं मिला टिकट। आखिर उन्हें क्या जिम्मेदारी देगी भाजपा? ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की राज्यसभा सदस्यता 7 जुलाई को खत्म हो रही है। नियम के मुताबिक किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने के बाद भी मुख्तार अब्बास नकवी अगले 6 महीने तक मंत्री बने रह सकते हैं। अगर 6 महीने के अंदर लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य नहीं बनते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। भाजपा ने मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा के लिए टिकट नहीं दिया है। शनिवार को रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया। पहले चर्चा थी कि मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर से लोकसभा का उपचुनाव लड़वाया जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। भाजपा ने मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर उपचुनाव के लिए टिकट नहीं दिया है। ऐसे में अब सियासी गलियारों में काफी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि मुख्तार अब्बास नकवी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनके लिए बीजेपी के पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प, उन्हें मनोनीत सांसद चुन सकती है। राज्यसभा में 12 मनोनीत सांसद भी होते हैं। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। इस वक्त 5 मनोनीत सदस्य हैं, जबकि 7 सीटें खाली हैं। ऐसे में यह संभव है कि भाजपा मुख्तार अब्बास नकवी को राष्ट्रपति की ओर से नामित कराकर फिर से राज्यसभा भेज दे और मौजूदा जिम्मेदारी को कायम रखा जाए। और दूसरा विकल्प, उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में मुख्तार अब्बास नकवी को संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इससे पहले भी कई वरिष्ठ मंत्रियों को मोदी सरकार से हटाकर संगठन में जिम्मेदारियां दी गई हैं। संगठन में मुख्तार को बड़ी भूमिका में लाया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें कोई संवैधानिक पद भी दिया जा सकता है। जुलाई में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। सियासी गलियारे में यह भी चर्चा है कि मुख्तार अब्बास नकवी को भाजपा उपराष्ट्रपति चुनाव में उतार सकती है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के राज्यपालों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि मुख्तार अब्बास नकवी को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले जल्द ही लॉन्च होंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और ट्रक। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को एथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल करने पर जोर दिया और कहा कि निर्माण और कृषि उपकरणों में एथेनॉल को पेश करने के प्रयास जारी हैं। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के पुणे में वसंत दादा चीनी संस्थान द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चीनी सम्मेलन 2022 में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एथेनॉल और मेथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के साथ इलेक्ट्रिक भविष्य है। मुझे याद है 3 साल पहले जब मैं ई वाहनों की बात करता था तो लोग मुझसे सवाल करते थे, लेकिन अब देखिए ई वाहनों की काफी डिमांड है। लोग इंतजार में हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कारों और इलेक्ट्रिक बसों के बाद जल्द ही मैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और ट्रक भी लॉन्च करूंगा। आपको बता दें कि फिलहाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, इलेक्ट्रॉनिक कार और इलेक्ट्रॉनिक बसों के बाद जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक ट्रक भी लॉन्च किए जाएंगे।
अगली बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में मचा बड़ा बवाल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधायक कुलदीप बिश्नोई में जुबानी जंग हुई तेज। ये आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर बवाल मचा हुआ है। हरियाणा कांग्रेस के 2 गद्दावर नेता इन दिनों एक दूसरे पर वार पलटवार करने में जुटे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा और पार्टी के नाराज विधायक कुलदीप बिश्नोई एक दूसरे पर तंज कसने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। इसी क्रम में आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिनकी अंतरात्मा पार्टी के साथ नहीं है उनको कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। तो वहीं बिश्नोई ने खुद को जन्मजात कांग्रेसी बताकर हुड्डा पर जमकर हमला बोला। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि जिनकी अंतरात्मा बीजेपी ईडी के चरणों में गिर भी पड़ी है वो भी अंतरात्मा की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने G23 बनाकर कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की वो अंतरात्मा की बात करता है। जिस आदमी की अंतरात्मा ईडी और बीजेपी के चरणों में गिर भी पड़ी हुई है वो अंतरात्मा की बात करता है। जिस आदमी के कपड़ों पर पिछले राज्यसभा चुनाव के स्याही कांड के धब्बे पड़े हैं वो अंतरात्मा की बात करता है। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने आगे कहा कि मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं जन्म से कांग्रेसी हूं, मेरे खून में कांग्रेस है। चौधरी भजनलाल जी ने पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित किया। उन्होंने आगे कहा कि मैंने कांग्रेस की विचारधारा पर ही हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई क्योंकि कांग्रेस कमजोर हाथों में चली गई थी। आज मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस दोबारा से एक कमजोर आदमी के हाथ में चली गई है। और बड़ी खबर, 150 देशों में पहुंचेगा बीजेपी का नारा, सबका साथ सबका विकास। पार्टी ने बनाई बड़ी रणनीति। ये आपको बता दें कि दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तकरीबन 1.5 घंटे तक 7 देशों के राजदूतों के साथ में बैठक की। ओवरसीज भाजपा के इंचार्ज विजय चौथाईवाले ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य कम से कम 150 देशों के राजदूतों के साथ में मुलाकात करना है। इसी प्रक्रिया में शनिवार को तीसरे दौर की मुलाकात में 7 देशों के राजदूत यहां पर आए। भाजपा ने 9 देशों के राजदूतों को आमंत्रित किया था लेकिन 2 देशों के राजदूत इस बैठक में शामिल नहीं हो सके। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी राजदूतों को न सिर्फ संगठन के बारे में जानकारी दी बल्कि पार्टी का काम कैसे करती है, बूथ लेवल से लेकर मंडल, जिला और प्रदेश स्तर के साथ ही राष्ट्रीय स्तर तक का भाजपा का संगठन कैसा है, कैसे काम करता है, इन सारी प्रक्रिया से राजदूतों को अवगत कराया है। रूस के राजदूत ने हिंदी में अपनी बात शुरू करते हुए भारत रूस के पुराने संबंधों का हवाला दिया और दोनों देशों के बीच में पार्टी स्तर पर भी मुलाकात की, प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। वहीं एक राजदूत ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से सवाल पूछा कि आखिर दक्षिण भारत में भाजपा का क्या प्लान है और क्या चल रहा है। कई राजदूतों की उत्सुकता इस बात को जानने को लेकर थी कि आखिर इतनी बड़ी पार्टी काम कैसे करती है जिसके 10 लाख से ज्यादा सदस्य हैं और पार्टी अध्यक्ष इसको चलाते कैसे हैं। विजय चौथाईवाला का कहना है कि तमाम राजदूतों को पार्टी की तरफ से पार्टी के इतिहास, पार्टी की विचारधारा, पार्टी की नीतियां, इन तमाम चीजों की जानकारी दी गई। 3 अलग अलग चरणों में अभी तक 34 देशों के राजदूत भाजपा हेडक्वार्टर आ चुके हैं। 34 देशों के राजदूत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में बैठक भी कर चुके हैं। आगे भी इसी तरीके की बैठकें आयोजित की जाएंगी। आपको बता दें कि बीजेपी का प्लान सबका साथ सबका विकास नारे को 150 देशों तक पहुंचाना है। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात को देंगे एक और बड़ी सौगात, 10 जून को करेंगे अहमदाबाद का दौरा। यहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को एक और बड़ी सौगात देने वाले हैं। वे 10 जून को अहमदाबाद का दौरा करेंगे। यहां वे भोपाल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसे जून 2022 में केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। जानकारी के मुताबिक इन स्पेस ई एक नोडल एजेंसी होगी जो अंतरिक्ष गतिविधियों और गैर सरकारी निजी संस्थाओं को अंतरिक्ष से जुड़ी सुविधाओं के विभाग के उपयोग की अनुमति देगी। इसका मकसद अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा निजी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह के सामने फूट फूट कर रो पड़े मूसेवाला के पिता, बेटे की हत्या की सीबीआई जांच की मांग। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह अपने चंडीगढ़ दौरे पर हैं। ऐसे में जब सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने चंडीगढ़ में अमित शाह से मुलाकात की तो मूसेवाला के पिता अपनी भावनाओं को बहने से रोक नहीं पाए।
आए और फूट फूट कर रोने लगे। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने अपने बेटे की निर्मम हत्या की जांच सीबीआई से कराई जाने की गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि मूसेवाला की हत्या की जांच सीबीआई करे तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।